एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस हुआ अर्थ मटेरियल में, तो इसे एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे सन की हीट से एक्सोजेनिक प्रोसेस हो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इसे स्ट्रेस बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड स्ट्रेस कैसे इंट्रोड्यूस होता है? पुशिंग एंड पुलिंग से। पुशिंग एंड पुलिंग से। तो यहाँ से फिर क्या होता है? वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन होता है एंड ऑफ द स्ट्रेस इन द बॉडी। फिर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंपॉर्टेंट एनिमल है जो स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं मिनरल में। स्ट्रेस क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सारी एक्सोजेनिक प्रोसेस को डेन्यूडेशन बोल देते हैं। डेन्यूडेशन का मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ और अनकवर। सो कोई इसका ये है, इसको स्ट्रिप ऑफ करना है, इसका सपोज ये एरिया हटा के स्ट्रिप ऑफ अनकवर करना है, इसे बोलते हैं डेन्यूडेशन। तो वेदरिंग होती है, इसमें मास वेस्टिंग, मूवमेंट, इरोजन। तो मास वेस्टिंग, मूवमेंट या इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब आते हैं डेन्यूडेशन में। तो डेन्यूडेशन किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है रॉक टाइप कितना है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, कितना है। एंड फिर स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसमें फोल्ड कैसे है, ऐसे ऐसे। फिर इसमें फॉल्ट, अगर फॉल्ट है तो वहाँ पे ये वनरेबिलिटी होगी, तो यहाँ से आराम से ये रॉक दो पार्ट में ऐसे टूट सकता है। तो ये रॉक के डिपेंड करता है इसमें कितने ज़्यादा फॉल्ट्स हैं। फिर ओरिएंटेशन क्या है रॉक का? ओरिएंटेशन की इस साइड हवा आ रही है, इस साइड ओरिएंटेशन है कि हवा के पैरेलल ओरिएंटेशन है। फिर केमिकल ससेप्टेबिलिटी, किस केमिकल में घुल सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो केमिकल्स में आराम से घुल जाएगा, जैसे पानी में ही घुल जाएगा। फिर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट की केमिकल ससेप्टेबिलिटी क्या है? फिर परमिएबिलिटी की पानी अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता। परमिएबल जैसे अगर हम देखें ब्लैक ब्लैक कॉटन सॉइल देखें तो वहाँ पे वो परमिएबल होता है, पानी क्या करता है वो अपने ऊपर अपने इम्परमेबल होता है, अपने आप रोक के रखता है। वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पानी को अपने अंदर रोक के रखते हैं। फिर ये जो प्रोसेस होता है डेन्यूडेशन, ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम लेते हैं। जैसे रॉक्स है, कंटिन्यू फटीग हो रही है, इससे दिन में क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, रात में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कंटिन्यू फटीग हो रही है, ईयर्स कंटिन्यू रहती है। तो बहुत ही स्मॉल एंड स्लो प्रोसेस होता है डेन्यूडेशन का। तो डेन्यूडेशन प्रोसेस देखिए, डेन्यूडेशन प्रोसेस तो एक होता है वेदरिंग प्रोसेस, होता है वेदरिंग। एंड इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? वेदरिंग क्यों होती है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस या मल्टीपल स्ट्रेसेस या केमिकल एक्शन की वजह से। तो मॉलिकुलर स्ट्रेस लग रहा है, कोई स्ट्रेस लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस या मॉलिकुलर स्ट्रेस, आप कोई फोर्स लगा रहे हो, या केमिकल एक्शन कर रहा है, केमिकल एक्शन हो रहा है। फिर मास मूवमेंट किसकी वजह से? ज़्यादातर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लैंडस्लाइड तो किसकी वजह से हो रहा है? लैंडस्लाइड नीचे क्यों आ रही है? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन तो किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी, जैसे विंड की काइनेटिक एनर्जी है, या पानी वाटर की काइनेटिक एनर्जी, वो मूवमेंट जो भी मटेरियल होता है उसे ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। पहले इसके डेन्यूडेशन क्या देखें तो फोर फेज होता है: वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो वेदरिंग में क्या होता है? बड़ा सा रॉक है, ये वेदर होने लगा, टूट गया छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट। इरोजन मतलब ये छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट और इरोड होंगे, और ज्यादा इरोड होंगे। ट्रांसपोर्टेशन तो रिवर या विंड इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी। फिर डिपोजिशन, ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं जाके ये डिपॉजिट कर देगी। तो ये फोर फेजेस होते हैं डेन्यूडेशन के। तो वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होती है इन सीटू डिसइंटीग्रेशन, मतलब जहाँ पे रॉक है उसी को वहीं पे वेदर कर दो। तो वेदरिंग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक मटेरियल, ब्रेक डाउन कर दो रॉक मटेरियल का, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए। एंड ये हो सकती है मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो वेदरिंग हो सकती है मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिर मैकेनिकल वेदरिंग को फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। फिजिकल ब्रेकअप हो जाए, जैसे कैसे होता है? प्रेशर रिलीज हो जाए। जैसे दो रॉक है, एक रॉक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर रिलीज हो गई, ये दो पार्ट में टूट गया, तो ये वेदरिंग हो गई। फिर वाटर फ्रीज एंड थॉ साइकिल। वाटर फ्रीज एंड थॉ साइकिल कैसी होती है? फ्रीज एंड थॉ साइकिल, जैसे कोई रॉक है, तो यहाँ पे रॉक में क्रैक डेवलप हो गया, मतलब ये वनरेबिलिटी एरिया है, तो यहाँ पे पानी गया। पानी जब गया तो ये रात को ये क्या करेगा? पानी ये फ्रीज हो जाएगा। जब फ्रीज हो जाएगा तो कम से कम 9% एरिया जो इंक्रीज हो जाता है तब, तो ये रॉक इंक्रीज हो गया, क्योंकि 9% एरिया इंक्रीज हो गया। फिर ये रॉक और इंक्रीज हो गया, तो ये पूरा दो पार्ट में टूट जाएगा। तो ये बिकॉज ऑफ फ्रीज एंड थॉ साइकिल। रात को ये पानी फ्रीज हो गया, दिन में फिर से मेल्ट हो जाएगा, फिर से फ्रीज होगा, फिर से पानी आएगा, फिर से फ्रीज होगा। तो ऐसे रिपीटेड फ्रीज और थॉ साइकिल की वजह से ये ब्रेक हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट इन क्रैक, जैसे कोई मटेरियल है, जैसे ये यहाँ पे कोई क्रैक है और यहाँ पे सी वाटर आ रही है, सी वाटर को सॉल्ट भी लेके आ रही है, पे सॉल्ट डिपॉजिट हो जा रहा है। तो सॉल्ट डिपॉजिट होता जा रहा है, तो ये सॉल्ट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करता है, तो ये एरिया को एक्सपेंड कर देगा ये, एंड ये दो पार्ट में टूट जाएगा ये। फिर थर्मल एक्सपेंशन है कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कोई रॉक है, ये रॉक बैठा है और ये रॉक खड़ा हुआ है, तो फिर ये रॉक रात को क्या होगा? ये आउटर लेयर होगी, जो एक आउटर लेयर जो मॉर्निंग में होगी, आउटर लेयर जो होगी इस रॉक की, एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंड करेगी तो ये टूट जाएगा, तो फिर इतना बचेगा।
भी इतना अंदर वाली लेयर बचेगी। फिर और रात को फिर ये एक्सपेंड करेगा, दिन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रात मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग में एक्सपेंड करेगा, दिन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेयर टूट जाएगी, फिर अंदर लेयर टूट जाएगी, ऐसे लेयर टूट टूट के इसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड जैसे ही टोटल सरफेस एरिया बढ़ता है, टोटल सरफेस एरिया तो डेन्यूडेशन प्रोसेस बढ़ता है। जैसे अभी ये रॉक वेदरिंग हो रही थी, तो यहाँ पे ये सरफेस इधर इन पे वेदरिंग हो सकती है, अंदर वाला सरफेस सही है। फिर अंदर क्या हुआ, ये टूट गया। अब तो ये सरफेस एंड ये सरफेस जो अभी पहले जिसमें वेदरिंग नहीं हो सकती थी, वो भी वेदरिंग के लिए एक्सपोज हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो वेदरिंग प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगी। इससे टोटल सरफेस एरिया जैसे वेदरिंग होती है, धीरे धीरे टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता था। जैसे ये रॉक है काफी ज्यादा, इसमें वेदरिंग प्रोसेस लगेगी, ये टूटा, फिर अब इन सारे सरफेस एरिया पे लगेगा वेदरिंग प्रोसेस, और छोटा तो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, वेदरिंग प्रोसेस इंक्रीज होती आती है। फिर एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन भी मैकेनिकल प्रोसेस है कि सरफेस ऑफ लेयर पे ही रॉक्स रखी हुई है, ऐसे बड़ी बड़ी रॉक्स चट्टाने रखी हुई है, तो क्या करेंगे, दिन में एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी फिर ये जो लोअर लेयर है इससे अलग हो जाएंगे। एंड एक तो ये इस पे प्रेशर कम लग रहा है, नीचे वाली रॉक पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ये ज्यादा, इसी पे वेदरिंग ज्यादा नहीं होगी, इसमें ज्यादा वेदरिंग होगी, तो ये इसे बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ये जो रॉक्स हैं जो लेयर्स की है पैरेलल टू द सरफेस एंड रॉक अनकवर्ड है, ये वाली ऊपर वाली रॉक अनकवर्ड है, ये एक्सपेंड करती है बिकॉज ऑफ लोअर कन्फाइनिंग प्रेशर, तो ऊपर वाली रॉक पे कम कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से एक्सफोलिएशन होता है, टेम्परेचर की वजह से एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएटेड हमने देखा कि पहले यहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर वाली लेयर हट गई, फिर ये वाली लेयर आई, फिर ये वाली लेयर आई, क्योंकि रात को मॉर्निंग में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, मॉर्निंग में एक्सपेंशन और रात को कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से लेयर हटती जाएगी। फिर होता है फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग वही होता है कि ये रॉक है यहाँ पे बीच में लेयर, बीच में थोड़ा स्पेस है, तो बीच में स्पेस है, यहाँ पे पानी भर गया, एंड जब ये पानी रात को फ्रीज करेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा एंड अलग अलग रॉक अलग अलग टूट जाएंगे, इसे बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। रॉक्स हमने देखा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रात में बहुत कम होता है, तो यहाँ पे रॉक ब्रेक हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, बिकॉज ऑफ रात में क्या हो रहा है, रात में एक्सपेंशन, रात में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दिन में एक्सपेंशन हो रहा है, इसकी वजह से। और ऊपर से अगर एक रॉक है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल है, जैसे ये किसी और मटेरियल का बना है, ये किसी और मटेरियल का बना है, तो डिफरेंट मिनरल से बना है, ये मिनरल 1, ये मिनरल 2, तो डिफरेंट मिनरल्स के डिफरेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रेट होते हैं, तो इसकी वजह से भी ये रॉक पूरा ब्रेक कर जाता है। मिनरल की कंपोजिशन अलग होती है, डिफरेंट उनका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है, इसकी वजह से भी रॉक ब्रेक करता है। फिर फिजिकल वेदरिंग देखें तो जो रॉक फ्रेगमेंट है पूरा स्मॉलर फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाएगा इसमें, और इसका जो एक्सपोज सरफेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल बी मोर वनरेबल टू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, फिर केमिकल वेदरिंग क्यों होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर H2CO3 के साथ मिलता है तो वो ब्रेक डाउन कर जाता है, जैसे फिर इसकी वजह से क्रास्ट ट्रोपोग्राफी दिखती है। जैसे अगर ये कोई क्रास्ट ये CaCO3 से बना है, और सपोज इसमें वाटर हुआ एंड H2 एंड CO2 मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इसको डिजोल्व कर दी, कार्बोनिक एसिड इसे डिजोल्व कर दी कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे, एंड रॉक बन जाएगी, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड चैनल जाते हैं वाटर के, उसके कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ पे होता है, क्रास्ट टोपोग्राफी दिखती है। सो बादल से H2O प्लस CO2 H2CO3 बना, एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर चैनल बन जाते हैं ऐसे यहाँ पे टूट के। सो केमिकल वेदरिंग में सबसे ज़्यादा मेन ऑपरेट होता है वाटर, ज़्यादातर वाटर होता है, तो क्योंकि वाटर में काफ़ी आयनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वाटर में, जैसे सिल्का होता है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड SO4, ये सब होता है। तो जब उस कार्बोनेट के साथ मिलता है वाटर तो कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3, एंड सल्फेट के साथ बनाता है H2SO4, तो सल्फेट एसिड बनाता है, एंड ये सारे डिसॉल्व कर देते हैं। एंड H+ काफ़ी इफेक्टिव होता है मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने में, H+ काफ़ी इफेक्टिव होता है मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने में, तो ये एसिड रिएक्शन करते हैं। मेन एजेंट कौन है केमिकल वेदरिंग में, वाटर। कोई मंदिर में कोई स्कल्पचर अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहे हो तो वहाँ पे अगर CO2 ज़्यादा हुई तो अगर आप कोई स्कल्पचर बना रहे हो एंड स्कल्पचर किसके बना है, CO2, अगर स्कल्पचर जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहे हो तो वहाँ पे अगर CO2 है, CO2 किसी वजह से हो सकता है, वाटर से मिलकर कैल्शियम वो कार्बोनिक एसिड बना देगी एंड डिजोल्व कर देगी इसको। सरफेस रन ऑफ में बायोकार्बोनेट काफी डोमिनेंट आयन है, बायोकार्बोनेट आयन काफी डोमिनेंट है सरफेस रन ऑफ में। केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीडेशन होते हैं, जैसे हमें बोलते हैं आयरन में रस्ट लग जाती है, केमिकल वेदरिंग से लगती है। फिर ऑक्सीजन डिजोल्व
होते हैं। अगर अगर किसी कम अगर जैसे अगर वाटर में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे अगर वाटर में सल्फाइड्स हो या फेरस ऑक्साइड हो या नेटिव मेटल्स हो, तो इससे ऑक्सीडेशन और ज़्यादा बढ़ता है, प्रमोट करता है। ऑर्गेनिक एक्टिविटी की वजह से, ऑर्गेनिक एक्टिविटी से कोई, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट में बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे H+, CO2+, Na+। तो अगर ये H प्लस आयन ये अवेलेबल कराता है तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन, हमने देखा H+ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। H+ आयन, H+ काफ़ी इफेक्टिव होता है मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल किसी रॉक के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे अटैच हो जाए तो इस पे क्या होगा, कॉजिंग एक्सपेंशन एंड वीकनेस। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल पूरा H2 ही अगर स्ट्रक्चर पे अटैच हो जाए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ रॉक पे, तो इससे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। तो ये हाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया रॉक से, फिर हाइड्रेशन हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रॉक के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये कंबाइन कर रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट है वो रॉक के साथ कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो अगर पूरा हाइड्रेशन होता है, मतलब पूरा वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, तो ये हाइड्रेशन होता है। और अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं वाटर के अंदर जो प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन मतलब पानी अटैच हो जाए, H2 HH तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन मतलब पानी अटैच हो जाए, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O2 अटैच हो जाए। तो केमिकल वेदरिंग बाय द प्रोसेस बाय विच रॉक्स इज डिसॉल्व इन वाटर। तो जैसे पानी में ही मटेरियल डिसॉल्व हो जाए, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, हमने कैल्शियम कार्बोनेट हमने देखा था, ये वाटर एंड CO2 H2CO3 में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हमने देखा था, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है पानी में। कैल्शियम सल्फेट, जैसे सॉल्यूशन बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग बाय सॉल्यूशन। तो ये कैल्शियम सल्फेट एंड ये जिप्सम, ये सब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड फिर जब वाटर सेचुरेट हो जाता है एंड इवेपोरेट हो जाता है, जैसे वाटर और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, वाटर सेचुरेट हो जाएगा तो केमिकल प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। केमिकल प्रेसिपिटेट जैसे सॉल्ट रह गया नीचे एंड वाटर इवेपोरेट हो गया एंड जो केमिकल्स वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ये भी केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है, इसमें सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर एंड एलिमेंट्स के साथ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं जिप्सम। कोरोजन भी एक वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है। इसमें क्या होता है, आयरन मॉइस्चर एंड O2 के कांटेक्ट में आता है एंड ये रस्ट बना लेता है। तभी हम आयरन के जो खंभे होते हैं पेंटिंग कर देते हैं कि ये मॉइस्चर एंड O2 के कांटेक्ट में ना पाए एयर में जो है, एंड ये बचा रहे, रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल जैसे कोई प्लांट है, तो प्लांट क्या कर रहा है, ये मैकेनिकल भी हो सकती है बायोलॉजिकल एंड केमिकल भी हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल वजह से ये प्लांट है, यहाँ के रूट्स है, तो यहाँ भी इस पे आसपास पत्थर रखे हुए हैं। इन पत्थरों को ये प्लांट हटाना चाहता है, तो पत्थर क्या करेगा, ये या तो रूट्स की वजह से रूट्स बढ़ते जाएंगे, ये पत्थर टूटते जाएंगे, तो ये थी मैकेनिकल वेदरिंग। क्या इसके रूट्स ऐसा कोई केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से पत्थर टूटते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगी केमिकल वेदरिंग। अगर रूट्स अपनी जो बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से तोड़ रहे हैं पत्थरों को, तो मैकेनिकल वेदरिंग। अगर रूट्स कोई केमिकल रिलीज करें जिसकी वजह से ये ब्रेक हो रहे हैं, तो इनसे केमिकल वेदरिंग। फिर बरोइंग एनिमल्स, कुछ बरोइंग एनिमल्स जो होते हैं कि जैसे लैंड है उसको ऐसे गड्ढे बना के रहते हैं, जैसे रैट्स है, माइस है, तो इन्हें ये बोलते हैं बरोइंग एनिमल। ये भी फिजिकल वेदरिंग कर रहे हैं। फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग का प्लांट है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल एंटिटी कर रही है, यहाँ प्लांट्स है या एनिमल्स है, तो इसे बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। यहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल पे डिपेंड, रेनफॉल बहुत हाई है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल वेदरिंग होगी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल वेदरिंग होगी। जहाँ पे टेम्परेचर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल वेदरिंग होगी। और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो हमने देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा है एंड रेनफॉल ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा रेनफॉल है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल वेदरिंग होगी। और जहाँ पे टेम्परेचर कम है एंड रेनफॉल थोड़ी ठीक ठाक है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिजिकल वेदरिंग, क्योंकि हमने देखा था कि फ्रीज एंड थॉ कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, फ्रीज एंड थॉ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिजिकल वेदरिंग होगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल वेदरिंग होगी, टेम्परेचर एंड रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो वाटर सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट है केमिकल वेदरिंग में। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है एंड टेम्परेचर भी मॉडरेट है, वहाँ पे ना ही फिजिकल होगी ना ही केमिकल होगी। जहाँ पे रेनफॉल कम है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, वहाँ पे ना केमिकल होगी ना फिजिकल वेदरिंग होगी। तो केमिकल वेदरिंग तो होगी नहीं, पानी नहीं है, एंड फिजिकल वेदरिंग भी बहुत कम होगी।